ओके 10/1/2003 एसएससी जीडी का डिस्कशन है। थोड़ा मल्टीपल वे में हम इसको डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? थोड़ा हम इसको मल्टीपल वे में इसको डिस्कस करेंगे। को पढ़िए सभी लोग। 25 जून 2015 को डैश लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना था। अब बताइए, ये सवाल आया है 2023 के एग्जाम में, करंट अफेयर है 2015 का, तो ये करंट अफेयर नहीं रहा, ये जीके बन गया कि कौन सा योजना लाया गया था सरकार द्वारा जो शहरी क्षेत्रों में आवास उपलब्ध करवाएगी। ये पेपर में आया क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री आवास योजना, वो भी शहरी। कौन सी वाली? प्रधानमंत्री आवास योजना, वो भी कौन सी? शहरी वाली। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 के अनुसार दिल्ली का उपराज्यपाल कौन था? स्किप कर दीजिए, इतना पुराना क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक बार जो जनगणना होती है वो कितने समय में होती है? 10 वर्ष में होती है। चलिए हम एक सवाल में टेस्ट भी लेंगे और हो सकता है पीटे भी। सबसे पहले हमें दीपू जी बताएंगे कि भैया बताइए कि भारत में जनगणना की शुरुआत किस अंग्रेज के द्वारा की गई थी। और अगर लूसेंट का बुक वगैरह है तो मैं दे दें, थोड़ा समय बचता है कुछ खोजने में, निकालने में। सबसे पहले हमारे देश में जनगणना कौन किया था, कब किया था? सवाल है आपके मन में, तो बताइए आंसर। माइंड में फिट करके रखना, मुंह बंद रखना। 1872 में आपका लॉर्ड मेयो ने स्टार्ट किया। 1872 में लॉर्ड मेयो स्टार्ट किए थे। श्योर हो? नहीं याद है। 1881 में लॉर्ड मेयो किए थे, वो फाइनल टेस्टिंग था। उसके बाद से जनगणना हो चुकी है। अभी तक देश में 15 बार जनगणना हुआ है। आज़ादी के बाद 7 बार हुई है। ठीक है, 1872 में सबसे पहले हुई थी। 1881 में उसकी 1872 में जनगणना हुई। वो जनगणना टेस्टिंग के लिए हुई थी, जांच हुई थी। क्या हुई थी? पूर्ण जनगणना जो हुआ है लॉर्ड मेयो या रिपन। चलिए अगला सवाल है ये, ध्यान दें। भारत में डैश उद्योग में माइक्रोचिप से लेकर टेलीविज़न तक विकसित होता है। तो आपको ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो आपको पता है कि देश में जितने इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उसमें टेलीविज़न हो गया, मोबाइल हो गया, रेडियो हो गया, इन सब के निर्माण में चिप्स का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? चिप्स का इस्तेमाल होता है। रेडियो टेलीविज़न कुछ भी बनता है ना, उसमें चिप्स का इस्तेमाल होता है और वो चिप्स के इस्तेमाल करके ही वो चलती है। आज मेरे हाथ में जो लैपटॉप चल रहा है इसके अंदर माइक्रो चिप्स लगे हुए हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक कैसे खुल रहा है जी? माइक्रो चिप्स लगे हुए हैं। ये माइक्रो चिप्स क्या करते हैं? इसको चलाने में मदद करते हैं, जिसमें सिलिकॉन होता है। आपको पता है? चलिए सवाल है बिट्टू जी से, आप बताइए कि भारत में टेलीविज़न का खोजकर्ता, नहीं भारत में नहीं, विश्व में टेलीविज़न खोजकर्ता कौन है? ये सवाल है आपसे। खोजकर्ता ज़रा बताइए। हाँ, मेमोरी पर जोर दें, जिंदगी में कष्ट करें और आंसर बताएं। गूगल पे जोर नहीं देना है, खोपड़ी पे जोर देना है। एग्जाम में तुम्हारा गूगल कभी नहीं जाएगा, खोपड़ी जाएगा। टेलीविज़न के खोजकर्ता कौन है? Who is the founder of television? ये बोल दिया जेम्स सिक्योर, तो आप मार दिए, गलत बोला था ये लड़का। JL बेयर्ड, बहुत अच्छे हैं। क्या नाम है? ईयर नहीं याद है, चलेगा। टीवी के खोजकर्ता कौन है? JL बेयर्ड। याद रहेगा? नहीं रहा तो दिक्कत होगा आपको। एक और चीज, JL बेयर्ड। पंखे का खोजकर्ता कौन है? बताइए, कितना माइक्रो कर दिया। पंखे का खोजकर्ता कौन है? पंखे का खोजकर्ता जो है वो कौन है? एक जो भी नाम है, पंखा चलता है तो क्या होता है? हिलता है। हिलर करके कोई नाम है उसका। क्या नाम है? हिलर। ठीक है, नाम पूरा नहीं याद है, उसके नाम में हिलर लगा हुआ है। ठीक है, चलिए एक और चीज बताइए। खोजकर्ता 2-4 गो और पूछ लेते हैं।
कंप्यूटर की खोजकर्ता कौन है? चार्ल्स बेबेज। क्या नाम है? चार्ल्स बेबेज। याद रहेगा? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, हडसन। नाम याद रखना, जैप हडसन। जैप हडसन, ठीक है। बल्ब की खोजकर्ता कौन है? थॉमस अल्वा एडिसन। टेलीफोन की खोजकर्ता कौन है? ग्राहम बेल। टेलीफोन की खोजकर्ता कौन है? हाँ, ग्राहम बेल। अब एक होमवर्क लिखिए यहाँ पे। J.L. बेयर्ड खोजकर्ता। एक होमवर्क लिखेंगे, जितनी भी वस्तुएं होती है ना, टेलीविजन, मोबाइल, पंखा, ये सब, फ्रिज, कूलर, इन सब की खोजकर्ता याद करना आपको, ठीक है, काम आएगा। डांस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है डांसर और डांस। क्या है? डांसर और डांस। जरा ध्यान देंगे, आपसे पूछा जा रहा है ई कृष्णा अय्यर कौन से डांस से संबंधित है? भरतनाट्यम से है। ई कृष्णा अय्यर किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से है। तो साइड में सेकेंड होमवर्क लिखेंगे डांस और डांसर। क्या लिखना है? डांस और डांसर। जो टॉपिक हम इसमें लिखवा रहे हैं, हम इसका बढ़िया सुंदर जैसे कि एक PDF प्रोवाइड किए ना, वैसी बना के देंगे। नींद में आप बताते हैं कहाँ दिए एंड डांसर। लिंक दिए हैं ताकि आपका समय बचे, मिनट बचे, मतलब बार प्रॉब्लम नहीं हो। तो ई कृष्णा अय्यर किस डांस से है जी? हाँ, तो कृष्ण भगवान कहाँ पर आए? इनके नामे में आंसर छुपा हुआ है। ये कृष्णा ना, देखो पढ़ो, ई से हो गया ये, कृष्णा आए, अय्यर का मतलब वो आए। कृष्णा कहाँ आए? भारत में आए। कृष्णा कहाँ पर आए? भारत में आए थे। याद रहेगा? चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, तो भरतनाट्यम डांस किस राज्य का है? तमिलनाडु का। और ई कृष्णा अय्यर कहाँ आए थे? भरतनाट्यम करने आए थे। कृष्णा भगवान आते हैं तो ऐसे भी नाचते हैं ना, गोपियों के साथ, वो सब नाच लेना, भरतनाट्यम करते हैं, ठीक है। पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम की कामाख्या माता के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? ठीक है, तो अम्बुबाची मेला जो असम में होता है, ये वहाँ की माता जो माँ कामाख्या है उनसे संबंधित है, ठीक है। जो मासिक धर्म होता है उससे रिलेटेड है, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, सवाल आता है एग्जाम में डायरेक्टली घुमा के भी कि अम्बुबाची मेला जो है किस राज्य से संबंधित है। अम्बुबाची मेला जो है आपका जो किस राज्य से संबंधित है, तो दिमाग में बैठा लेना है। अम्बुबाची मेला जो है किस राज्य से संबंधित है, तो आप याद रखना असम से। तो ये हो गया फेस्टिवल, एक टॉपिक आपको याद करना है। फेस्टिवल क्या है टॉपिक? फेस्टिवल आपको दम तोता की तरह याद रखना है और हर एग्जाम में काम आएगा। क्या आएगा? हर एग्जाम में काम आएगा। तो अम्बुबाची मेला कहाँ पर मनाया जाता है? असम में। लिसन अम्बुबाची मेला किस राज्य का है? तो सवाल है एक और आपसे, मोत्सु फेस्टिवल किस राज्य में मनाते हैं? पहले ये दिमाग में लगाइए, आराम से सोचिए, मोत्सु फेस्टिवल किस राज्य में मनाते हैं? मोत्सु फेस्टिवल याद है किसी को? मोत्सु फेस्टिवल किस राज्य में मनाते हैं? तो मोत्सु फेस्टिवल नागालैंड में मनाते हैं, पहले दिमाग में रखना है। मोत्सु फेस्टिवल कहाँ है? आप नागालैंड में रहिएगा तो आपका मौत निश्चित है, क्योंकि आपको पकड़ के बना के खा जाएगा कुकर में डाल के। वहाँ के इंसान कभी कोई ऐसे जनजाति है ना, इंसान को भी खाते हैं, ठीक है। अट्टा कट्टा होकर मत जाना, नहीं तो फिर पार्टी कर लेगा, बिरयानी बना देगा तुम्हारा और तुम्हें भी खिलाएगा। तो आप याद रख रहे हैं, मोत्सु फेस्टिवल कहाँ का फेस्टिवल है जी? नागालैंड का। और यह मई महीने में मनाते हैं। माह से मोत्सु, माह से मई, 1 से 7 तारीख तक, याद रखेंगे 1 से 7 तारीख तक मोत्सु फेस्टिवल किस राज्य में मनाते हैं? नहीं, लोसार फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? जरा दिमाग लगाइए। महाराष्ट्र में। गलत। आप लोग निम्नलिखित में से कौन सा देश लुसोफोनिया क्या है खेलों का हिस्सा नहीं है?
तो ऑप्शन एट होता है। नहीं, आप नहीं जानते हैं तो आपकी गलती है। तो आप ये कॉपी में नोट भी कर लो, ये गेम खेल जो होता है दुख दर्द की कॉपी आप बनाए हो, जो चीज़ बिल्कुल कहीं से नहीं आ सकता है, जो किसी सिलेबस में नहीं है, वो आपको कॉपी में लिखना है। बाकी तो PDF में रहेगा ही, वीडियो में भी रहेगा। लुसोफोनिया खेल, जिसे अगर हम बोला जाए लुसोफोनिया खेल के बारे में, जिसे जोगोस दा लुसोफोनिया के नाम जानते हैं, पुर्तगाली भाषी के देशों के एथलीट का एक आयोजन का गेम है। ठीक है, इस खेलों में हम अगर बात करें, जो हिस्सा है इसका भारत आमतौर पर एक गणराज्य के देश है। ठीक है, पता ही है। मकाऊ, ठीक है, पुर्तगाल, ये सब गणराज्य देश है। तो ये सब इसका हिस्सा है। सवाल यहाँ आया है कि इनमें से कौन सा लुसोफोनिया खेल का हिस्सा नहीं है। तो लुसोफोनिया खेल जो है, पहले सुनिएगा ध्यान से, पुर्तगाली शब्द एथलीटों का प्रयोजन है और ये 4 वर्षों में होता है। कितने वर्षों में हुआ था? 4 वर्षों में। और इसका पहला संस्करण 2006 में हुआ था, जो कि हुआ था मकाऊ, चीन में। कहाँ हुआ था? मकाऊ कहाँ पर है? चीन में। ठीक है, और यह पुर्तगाली भाषी देशों के बीच में सांस्कृतिक मजबूती करने का एक गेम है, याद रखेंगे। और यह आमतौर पर जो होता है, इसमें जर्मनी इसका कोई हिस्सा नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। जो बताया गया है, लुसोफोनिया जो है एक पुर्तगाली गेम है। कैसा गेम है? पुर्तगाली गेम है। अब इस गेम के अंदर में हम अगर देखें, इस गेम के अंदर में, तो इस गेम में बहुत चीज़ है, जैसे कौन सा देश इसका हिस्सा है, कौन सा देश इसका हिस्सा नहीं है, वो चीज़ को हम देखेंगे। सबसे पहले ये 2006 में स्टार्ट हुआ था, लुसोफोनिया नाम का गेम। कहाँ हुआ था? मकाऊ। मकाऊ जो है ब्राज़ील में, चीन में नहीं है। नहीं, चीन में ही है, अतिथि देश था। और अगर हम बात करें आगे, ये अभी चल रहा है, ये अभी देश, ये जो गेम है चल रहा है। हाँ, इम्पोर्टेंट है, आप याद रखें, 2017 में रद्द हो गया था। ये कहाँ हो गया था? रद्द हो गया था। 2024 में ब्राज़ील के गोइनिया में हुआ। कहाँ पर हुआ ये गेम है? ब्राज़ील के गोइनिया में हुआ है। और 2027 में होगा केप वर्ड प्रिया में। कहाँ होगा? केप वर्ड में होगा। तो मकाऊ, और ये जो गेम है आप इसे याद रखें, ये आपके आउट ऑफ सिलेबस गेम है, पुर्तगाली गेम है, याद रखें, इसमें जर्मनी शामिल नहीं होता है, याद रहेगा। चलेंगे एक क्वेश्चन पे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज का स्थापना किया था? आर्य समाज का। सभी को याद है, आर्यों के देने वाले कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। देखिए, आर्य समाज का स्थापना कौन किए थे? दयानंद सरस्वती जी ने किया था। तो हिस्ट्री के अंदर में जाइएगा लूसेंट में, तो ढेर सारा समाज आएगा। क्या आएगा? समाज आएगा। किस में आएगा? हिस्ट्री में आएगा। उसको रट्टा मारेंगे, याद करेंगे, रिवीजन करेंगे। दिन भर यही करना है आप जीके का। जितना जीके पढ़िएगा उतना फायदा होगा। अभी धीरे धीरे इस पर लिखते जाएंगे जो जो आएगा। इसमें सिर्फ हम स्टैटिक नहीं डालें हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत अगर हम बात करें, इन्होंने भारत भारतीयों के लिए है। क्या दिया है? भारत भारतीयों के लिए है। क्या दिया है? भारत भारतीयों के लिए है, इन्होंने दिया था। वो वेदों को मानते थे। अगर हम बात करें, उन्होंने वेदों के बाद सभी धार्मिक विचारों को अस्वीकृत कर दिया था। बोला था कि वेद ही सबसे बड़ा है, वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती, ठीक है, ये वेदों के विपरीत ज्ञान देते थे, ये भी याद रखिएगा। एक और चीज़, अगर हम बात करें, दयानंद सरस्वती का ही नारा है, वेदों की ओर लौटो बालक। किसकी ओर लौटो? वेदों की ओर लौटो। ये नारा किसका है? हाँ, दयानंद सरस्वती का, याद रखेंगे। अगर हम बात करें, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक लाइन बोला था, भारत भारतीयों के लिए है, भारतीयों के लिए भारत, ये इन्हीं का दिया हुआ। एक्स्ट्रा पॉइंट जो बता रहे हैं वो याद रखेंगे। वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। आगे बात करें, इन्होंने हिंदू समाज के लिए एक स्थापना किया था, आर्य समाज का। क्या किया था? आर्य समाज का। इसे भी याद रखेंगे। आर्य समाज के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, आर्य समाज की, तो आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इन्हीं के द्वारा किया गया था। देखो, है तो बहुत कुछ जो एक बार में आपको खोपड़ी में नहीं जाएगा। हम सारा बोलने लगे तो आधा घंटा लग जाएगा, लेकिन आपको जो मेन पॉइंट है जो समझाएंगे आपको याद भी करवा देंगे। और यह जो है वैदिक परंपरा में विश्वास रखते थे। प्रतिमा पूजा, अवतार, बलिदान, ईसाई कर्मकांड, अंधविश्वास को खारिज करते थे। इनका
मूर्ति पूजा का ये विरोधी थे, यानी मूर्ति का पूजा का ये विरोध कर देते हैं। ये नहीं बोल देते कि कृष्ण भगवान राम ये सब अवतार लिए हैं, भगवान एक बार हैं जो एक बार हैं, ठीक है, अवतार नहीं लिए, इनका कहना था। उसके बाद बलिदान भी, कोई किसी के लिए बलिदान नहीं देता है। ईसाई कर्म कांड बहुत सारा, तो सब बहुत चीज़ का अंधविश्वास, इन सबको वो खारिज कर देते हैं। इन्होंने छुआछूत जातिगत भेदभाव का भी विरोध किया था, बोला कि छुआछूत भी गलत बात है, जातिगत भेदभाव भी गलत बात है। महिलाओं और शूद्रों को भी यज्ञोपवीत धारण करने के लिए और वेद पढ़ने का अधिकार दिया गया था। पहले के समय में महिलाओं और शूद्रों को वेद वगैरह पढ़ने का और यज्ञ वगैरह करने का अधिकार नहीं था, इन्होंने सारा अधिकार दिलाया। ये एक समाज सुधारक थे, क्या थे, ये बाबा नहीं थे। माना कि मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, ठीक है, किसी भी कारण से, बट ये बाबा नहीं थे, ये समाज सुधारक थे। अभी समाज सुधारक मिलता है एक भी, सब डायरेक्ट बाबा बन जाते हैं। क्या बनते हैं? बाबा बन जाते हैं, सब बाबा है, ठीक है। अगर हम बात करें, सब बाबा है। यहाँ पे वेदांत समाज की स्थापना एक और हुई थी, क्या हुई थी? वेदांत समाज की स्थापना। इसे हम लोग वेदांत सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं। किसी के नाम से जानते हैं? वेदांत सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं। और एक और आर्य समाज की होती है, किसकी होती है? आर्य समाज की स्थापना हुई थी। तो चलो, आर्य समाज तो हम समझ चुके हैं, आगे देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा वो हम उसको डिस्कस करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। जब भारत में, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति चलता है, भारत में, कहाँ से लाइन पढ़ लिए, ये गलत लाइन है, सॉरी। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में चलता है तो बनाता क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो पहले ध्यान से देखेंगे, Mg यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलेगा तो क्या बनाएगा? MgO2। क्या बनाएगा? MgO2। क्या बनाएगा? MgO2। सवाल आता है कैसा कलर आएगा, ठीक है, कैसा कलर आएगा? तो याद रखना है, जब मैग्नीशियम को हम जलाते हैं तो कैसा कलर बनाता है? तो उजला कलर बनाता है। तो मैग्नीशियम जलेगा ऑक्सीजन में तो कैसा कलर बनाएगा? ऑक्सीजन में जल के बताइएगा, उजला कलर बनाएगा, याद रखेंगे, वाइट कलर बनाएगा और चमकीली रोशनी देगा। क्या देगा? चमकीली रोशनी देगा। आप इस बात को याद रखेंगे। मैग्नीशियम जो होता है ना, अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल के अंदर में जाएंगे तो मैग्नीशियम जो है 12 नंबर पर है। कितना नंबर पर है? 12 नंबर एलिमेंट है। और एक और एलिमेंट है मैंगनीज, जो कि है जाकर के 25 नंबर पर। तो मैग्नीशियम और मैंगनीज में कन्फ्यूजन नहीं रखना। मैग्नीशियम कितना पर है? 12 पर है। और मैंगनीज कितना पर है? 25 पर है। तो मैंगनीज अभी नहीं पढ़ना है। मैग्नीशियम जो है 12 नंबर पर आता है। एक और है ऑक्सीजन। कितना है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है कितने नंबर पर है? 8 नंबर पर है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ऑक्सीजन इसमें कितना नंबर पर आता है? 8 नंबर पर आता है। दिमाग में फिट कर लेना है, मैग्नीशियम 12 नंबर पे, ऑक्सीजन 8 नंबर पर। मैग्नीशियम 12 नंबर पर, ऑक्सीजन 8 नंबर पर। मैग्नीशियम जो है भूपट्टी में पाए जाने वाला 8वां तत्व है। कितना तत्व है? मैग्नीशियम की बात करें तो भूपट्टी में पाया जाने वाला ये जो मैग्नीशियम है वो कितनावां तत्व है? 8वां तत्व है। कितनावां तत्व है? 8वां तत्व है। तो मैग्नीशियम जो है 8वां तत्व है। याद रखेगा कि भूल जाएगा? याद रहना चाहिए। और ये समुद्री जल में घुलने वाला तीसरा प्रमुख तत्व है। इसे भी आप दिमाग में फिट करके रखें, नहीं तो दिमाग में है ना। सवाल नंबर 12 पढ़ेंगे। भारत में अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी की बात करें, वो किस आर्टिकल में उल्लेखित है? तो आप याद रखना, अस्पृश्यता जो है आर्टिकल 17 में उल्लेखित है। तो इससे 2-4 सवाल और मेरे माइंड में आएगा जो हम आपसे पूछेंगे। जैसे मुझे बताइए, आर्टिकल 14 किससे संबंधित है? कानून के आगे जाएंगे सभी समान कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कानून के आगे जाएंगे सभी समान कहलाएंगे, इक्वल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इक्वल कहलाएंगे। याद रहेगा, समान, कानून के समक्ष में सभी व्यक्ति जो है क्या है? जाति के आधार पर हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 16 संबंधित है किससे? सभी को नौकरी करने का अधिकार है। याद रहेगा। आर्टिकल 17 संबंधित किससे है? अनटचेबिलिटी से। चले नेक्स्ट, एक और पॉइंट बताएंगे। आर्टिकल 18 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? उपाधियों का अंत से। 18 है जो उपाधि को क्या करता है? खत्म करता है, यानी आप उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 19 संबंधित किससे है? बोलने का अधिकार,
आज़ादी है बहुत तरह का। राइट टू स्पीक है, अपना बात कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं। आर्टिकल 19 है जो आपको कहीं घूमने का अधिकार देता है। क्या देता है? कहीं भी घूमने का अधिकार देता है। जैसे आप भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य घूमते हो ना, बिना किसी रोक टोक के, टिकट चाहिए, ट्रेन से जाते हो तो वीज़ा पासपोर्ट मांगा जाता है? नहीं मांगा जाता है। आर्टिकल 19 नहीं होता ना, तो आपसे वीज़ा पासपोर्ट भी मांगा जा सकता था। क्या बिहार वाला यूपी कैसे आ गया? पासपोर्ट दिखाओ। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, इसी में आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? आपको याद रखना है, आर्टिकल 21 जो है जीवन का अधिकार देता है, जीने का अधिकार देता है। क्या देता है? जीवन जीने का अधिकार देता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 21 याद रहेगा। आर्टिकल 21 किसका अधिकार देता है? जीने का अधिकार। आर्टिकल 21A किसका अधिकार देता है? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा में संशोधन कब हुआ है? 86वां आर्टिकल संशोधन 2002 के तहत, जिसके कारण आपको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया गया है। बाबूजी नहीं पढ़ाएंगे तो क्या करोगे? क्या करोगे जी? बाबूजी पर केस करोगे? अच्छा लगेगा? हाँ, केस कर देगा। आपने पढ़ लेना, बाबूजी नहीं भी पढ़ाए तो, लेकिन पढ़ लेना जरूर। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आपको याद रखना है। आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आर्टिकल 32 36 32। चलिए, और एक और सवाल आपको हमको पूछना है, बताइएगा। आर्टिकल 51A में क्या है? मौलिक कर्तव्य। आर्टिकल 52 में क्या है? आर्टिकल 61 में क्या है? आर्टिकल 74 में क्या है? प्रधान, ये मंत्री परिषद में। अरे इतना पूछेंगे आपसे कि याद हो जाएगा। आर्टिकल 74 में प्रधानमंत्री हैं। आर्टिकल 93 में क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष। आर्टिकल 101 में क्या है? आर्टिकल 108 में क्या है? आर्टिकल दोनों सदनों का बैठक। आर्टिकल 110 में क्या है? धन विधेयक। आर्टिकल 124 में क्या है? सिविल संहिता। सुप्रीम कोर्ट का 123 में 24 में 124 में है। आर्टिकल 124 के बाद बताओगे आर्टिकल 112 में कल बजट पास हुआ। बजट किस आर्टिकल में है? 112। रट लें, हर एक बात को रटा देंगे आपको। आर्टिकल बजट किस में है? 112। हमारे देश में अगले साल चुनाव होने वाला, क्या होने वाला है? इस साल ही होने वाला है। तो चुनाव आयोग का आर्टिकल क्या है? 324। याद रहेगा। चुनाव आयोग का आर्टिकल कितना है? भारत की जो भाषाएं हैं, जैसे राजकीय भाषाएं बोले, हिंदी है, वो किस आर्टिकल के तहत आती है? 343। क्या है? 343। अगर हम बात करें 368 और 370, समझाओ क्या है? देखो बालक, 368 में बात कर लें, इसमें संविधान का संशोधन है। इसी कारण से आज हम संविधान को अपने हिसाब से संशोधित कर पाते हैं। अगर हम 370 की बात करें, उसमें क्या है कि आपका 370 में जम्मू कश्मीर को के अंदर में कानून था ना 370, जिसके कारण वहाँ से बहुत सारा नियम कानून लगा हुआ था, वो ख़त्म कर दिया गया। तो इस तरह से करके बहुत सारा आर्टिकल रिपीट करवाया, और हर सेट में आपको रिपीट करवाते हैं, क्योंकि आपको हम आर्टिकल अलग से नहीं पढ़ाएंगे। और एक दिन में अगर हम आपको पढ़ा भी देना तो लिख के देते याद रहेगा नहीं, आपको डेली प्रैक्टिस होते रहेगा ऐसे, तो आप याद कर लोगे। आर्टिकल का हम इमेज आपको दिखा दे रहे हैं, थोड़ा ठीक से न लेते बालक, कट गया आधा। चलिए कोई नहीं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 32, आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता। हाँ ठीक है। बजट कितना आर्टिकल में था? 112। 324 में क्या था? निर्वाचन आयोग। 343 में क्या था? हाँ, हमारे देश में हिंदी बोली जाएगी, राजभाषा बनाई गई थी। ये आर्टिकल 343 के तहत बोली गई थी। किसके तहत बोली गई थी? 343 के तहत। आर्टिकल 352 में क्या बा? 368 में क्या है? नहीं, कैसे याद होगा जी?
चलिए आगे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 आउट कर देंगे एकदम सीधे। मतलब क्रिस मिल गया का सवाल है, आर्टिकल 324 किस संबंधित है? अगला क्वेश्चन ही था देखो ना, कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग के निर्वाचन अधीक्षण निर्देशन नियंत्रण और निर्वाचन आयोग से निहित होना चाहिए। 324 अगला में क्वेश्चन ही बना दिया हम लोग, इतना फालतू में डिस्कशन किए हैं। चलिए अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में, ठीक है, भारत में किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहते हैं? देखो आपको फर्स्ट लाइन याद रहे या ना रहे, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, भारत का नेपोलियन कौन कहलाया है? समुद्रगुप्त कहलाया है। कौन कहलाया? चार्ज नहीं खा है। भारत का नेपोलियन। 13 नंबर सवाल क्या है? डैश जो है जल को रोकते, दिशा देने और बहाव को कम करने का एक साधन है, जो खड़ी गई बाधा है जो आमतौर पर जलाशय में बनती है। तो देखिए जो नदी होती है ना, नदी की पानी जो है उसको रोकने के लिए बीच में जो हम अवरोधन बनाते हैं उसको हम लोग डैम कहते हैं। क्या कहते हैं? या देखो हम डैम टाइप कर दिए, क्या कहते हैं? डैम कहते हैं। लोग करना नहीं, बाहर जाओ, हमसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय की गणना करते समय डैश को एक कारक के रूप में लिया जाता है। अब किसको लिया जाता है यहाँ तो पता नहीं चलेगा जब तक हम ऑप्शन नहीं बताएं आपको। 2-4 ऑप्शन देख लीजिए। देख लो कौन सोचते यहाँ लड़का है, अभी तक हमको क्वेश्चन नहीं बताया कितने नंबर बोले ना। 10 बोल दिया करना, कोई भी बोल देना। हाँ शॉर्टकट में देखने नहीं आता है कैसे देखा जाता है। ओके, तो राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किसको एक कारक के रूप में लिया जाता है? ठीक है, ये एमसीक्यू होता ना ऑप्शन के साथ पूरा तो और थोड़ा अच्छा बनता, पर कोई नहीं, हम है ना समझा देंगे। भारत में जो आय की गणना करते हैं यानी नेशनल इनकम की, तो इसमें क्या क्या लेते हैं एक कारक के रूप में? ऑप्शन है, आप रासायनिक इस्तेमाल को लेंगे, आप बिजली के बिल को लेंगे, आप सड़क निर्माण को लेंगे, या आप निर्यात को लेंगे। तो राष्ट्रीय आय की गणना करनी है ना, तो आप उसमें निर्यात को लोगे। किसको लोगे? निर्यात को लोगे, बाकी चीज़ को नहीं कहोगे। तो सवाल मन में आ जाएगा, राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो राष्ट्रीय आय होती है एक वर्ष में एक देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य। राष्ट्रीय आय पढ़ा है इकोनॉमिक्स में। एक देश के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है, और जब उस राष्ट्रीय आय को वहाँ की जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं तो उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। याद कह रहा है कि निम्नलिखित 4 में से 3 सेलेंट्रेटा संघ के उदाहरण है जो एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा जो है सेलेंट्रेटा का उदाहरण नहीं है? अब ये हमें बताएगा कौन सा चैप्टर का ये क्वेश्चन है। ये एनिमल किंगडम का, किसका है? एनिमल किंगडम का है। आप किचवा देखे हो ना, वो किस में आएगा? एनालिडा में। बहुत अच्छे, जो कि एनालिडा में आता है। अगर हम बात करें जैसे एनिमल किंगडम में क्या बताया कि बहुत सारा ग्रुप होता है, जैसे कि आपका होता है एक ग्रुप एनालिडा, एक होता है मोलास्का, एक होता है आपका यार। भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे किसके द्वारा किया गया था? रेडियो क्लब ऑफ कौन था जी? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा स्टार्ट किया गया था। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी में लिख ले इसे। अब कहेगा सर कैसे इंपॉर्टेंट है? ये आपको रिपीट कोई नहीं होगा, कोई सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है। और कभी आपको एग्जाम देना रहे, आप लगे कि कोई अजीब तरह का क्वेश्चन आ जाए, तो वो अजीब तरह का क्वेश्चन आपके अजीब तरह की कॉपी में रहेगा, तो आप इस क्वेश्चन को भी नोट करेंगे। तो भारत में रेडियो प्रसारण जो है 1923 में कौन शुरू किया गया है? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? हाँ, बॉम्बे द्वारा शुरू किया गया है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? पापी आत्मा सब। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे किसके? रेडियो प्रसारण का शुरू हुआ 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा। चलेंगे, आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में जीडीपी
का जो सेवा के क्षेत्र में जो था वो कितना परसेंट था, तो 38.6% था। इस क्वेश्चन को भी आप याद कर लें, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। रीज़न क्या है कि हाँ, रीज़न क्या है कि इम्पोर्टेंट है और पुराना है और आया है। तो 1980 के दशक में आरबीआई के अनुसार भारत का जो जीडीपी में योगदान था सेवा का, ठीक है, सेवा का, वो कितना था 38.6, पानी पी लिया, 38.6 कितना था, 38.6 जीडीपी में। जीडीपी का फुल फॉर्म बताएंगे आप, बोलिए जी, कभी पढ़े हैं लाइफ में जीडीपी? इकोनॉमिक्स में पढ़ाए थे ना, अब बताइए। हाँ जी दीपू, जीडीपी का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बहुत अच्छा, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलेंगे, अगर हम बात करें भारत में जीडीपी के बारे में, तो यहाँ पे 1980 के दशक में सेवा में 38% इसका योगदान था। कोई एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो रहेगा हम बिल्कुल आपसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, नहीं रहेगा नहीं करेंगे। चलेंगे अगला क्वेश्चन में। भारत में 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कौन जीते हैं? भारत में राधा श्रीधर। क्या नाम है? राधा श्रीधर। इससे अच्छा कि तुम बोल देता क्वेश्चन नंबर इतना पढ़े, हम खोजना पड़ जाता है, तो बोलता कहीं नहीं है, मिल जा बोल देना। हाँ, तो भारतनाट्यम संगीत अकादमी पुरस्कार जो है किसके द्वारा जीता गया था? राधा। अभी एग्जाम कब हुआ है पहले बताओ? 24-23 में। और सवाल कब का है? 18 का है। तो 2018 में कोई चीज़ हुआ है, अब वो पूछ दिया, डैट इज नॉट करंट अफेयर, डैट इज स्टैटिक, नोट करेंगे। तो 2018 में भारतनाट्यम संगीत अकादमी पुरस्कार राधा श्रीधर जीते हैं, ठीक है, हाँ, नोट करेंगे इसको। भारत में जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है वो कौन जीते हैं? राधा श्रीधर। कौन जीते हैं? राधा श्रीधर। अच्छे से नोट करेंगे। अकादमी पुरस्कार कौन जीते हैं? राधा श्रीधर जी जीते हैं, इसे आप याद कर लें। भारतनाट्यम किस राज्य का है जी? तमिलनाडु का है। थोड़ा डिस्कशन एक्स्ट्रा और करते हैं। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। अच्छा, अब सवाल पे सवाल अब खेलेंगे थोड़ा सा आपसे। एक है भारतनाट्यम, क्या है? भारतनाट्यम। इसका दूसरा नाम है दशाट्यम। क्या है? दशाट्यम। आप याद रखेंगे, इसको बोलते हैं भारतनाट्यम का दूसरा नाम क्या बोलते हैं? दशाट्यम। याद रखना, भारतनाट्यम का दूसरा नाम क्या है? दशाट्यम। अगर हम बात करें भारतनाट्यम के जो तत्व हैं, बहुत सारे तत्व हैं, जैसे अलिरिप्पु, जाति स्वरूपम, शब्दम, वर्णम, जवाली, तिलाना, ये सब इसके शब्द हैं। अब तुमसे पूछे भारतनाट्यम पे थीसिस लिखो, तो आप थीसिस लिखने के लिए इसका साल ये सेट कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आगे आपको सेकेंड सेट में देखेंगे।